हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए मध्यकालीन बिहार का इतिहास शुरू किए थे। इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है और इसका दूसरा पार्ट आज देख रहे हैं और आज ही इसका लास्ट पार्ट भी है, ठीक है। तो और इससे पहले आधुनिक बिहार का इतिहास भी अपलोड कर दिया गया है। इसके 3 वीडियो है, 3 पार्ट है, आप जाकर देखिए। क्वेश्चन उसी में से आएंगे, इसलिए आपको वह फैक्ट जितना भी है उसको देख के जाना चाहिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं। अफगान शासक तक हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देख रहे हैं अकबर कालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार, ठीक है। इन सूबेदारों का नाम देखिए, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीटेडली यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको तुर्क शासन के समय में भी हम बताए थे कौन कौन सा कब कब सूबेदार रहा था बिहार का। तो अकबर कालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार कौन कौन है? खान एक खानम मुनीम खान, राजा मान सिंह, सईद खां, मुजफ्फर खां, खान ए आजम, मिर्ज़ा अजीज कोका, असद खान। तो यह याद रखिएगा कि कौन कौन था। इसमें से मान लीजिए कोई भी ऑप्शन में दे देगा और कोई अलग देख के कहेगा इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा। याद रहेगा ये 4 2 2 4 2 6 सूबेदार है, याद रखिए। खान एक खानम मुनीम खां, राजा मान सिंह जिसका नाम बहुत सुने होंगे आप लोग, राजा मान सिंह, सईद खां, मुजफ्फर खां, खान ए आजम, मिर्ज़ा अजीज कोका, असद खान, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग मुग़ल काल जो है वो सब पढ़े नहीं है, पढ़े हैं भारत के इतिहास में, लेकिन बिहार के इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें स्पेशल जो बिहार से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कहानी याद करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कहानी आप इसमें है नहीं। आप पहले भी सब जानते हैं कहानी, ठीक है। अगर नहीं जानते तो आपको भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। तो इसमें हम लोग केवल फैक्ट्स को देखते हैं, ठीक है। तो आप ये 6 नाम जो है सूबेदार का नाम वो याद रख लीजिए। आगे देखते हैं जहांगीर कालीन बिहार के सूबेदार। तो 1605 से देखते हैं क्योंकि 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जहांगीर का शासन शुरू हुआ था। 1605 में था बाज बहादुर यानी लाल बेग, 1607 में इस्लाम खान, 1608 में अफजल खान, अब्दुल रहमान और 1613 में जफ़र खान, 1615 में इब्राहिम खान काकर, 1617 में कुली खां द्वितीय, 1618 में मुकर्रब खान, 1621 में शहजादा परवेज, 1622 में खान ए दुर्रान बैरम खां, 1626 में मिर्ज़ा रुस्तम सफ़ावी, 1627 में खान ए आलम, 1628 में सैफ खां। तो यह देखिए जितना भी नाम था और ईयर था उसको आप याद रख लीजिए क्योंकि इसलिए ईयर वाइज, क्योंकि एग्ज़ाम में 1-2 बार ईयर से भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो ज़रूरी है कि आप ईयर वाइज भी याद रखें, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो बाज बहादुर, इस्लाम खान, अफजल खान, जफ़र खां, इब्राहिम खां काकर, कुली खां द्वितीय, मुबारक खां, शहजादा परवेज। अब देखिए शहजादा परवेज का तो बहुत बार नाम सुने होंगे, खान ए दुर्रान, बैरम बेग, मिर्ज़ा रुस्तम सफ़ावी, खान ए आलम, सैफ खां, ठीक है। तो यह सूबेदार का नाम इसलिए मतलब कि अलग स्लाइड में एकदम बढ़िया से लिखा गया क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तुर्क शासन के समय में भी हम आपको बताए थे कि कौन कौन सूबेदार कब कब था, तो वह सब याद रखिएगा। बिहार में सिख धर्म गुरु पद ग्रहण करने के उपरांत इन्होंने अपने मसंद धार्मिक प्रतिनिधि बिहार भेजे। तो मसंद किसको कहते थे? धार्मिक प्रतिनिधि को कहते थे। आगे चलकर इन्होंने मसंद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो मसंद केवल याद रखिएगा कि मसंद किसको कहा जाता है, तो धार्मिक प्रतिनिधि को कहा जाता है। 1708 ईस्वी में गुरु की मृत्यु के उपरांत इनकी पत्नी माता साहिब देवी के प्रति भी बिहारी सिखों ने काफ़ी सहयोगात्मक रुख रखा। तो यह सब थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि माता का नाम साहिब देवी था, ठीक है। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कौन सा है? पटना, ठीक है। चलिए, सिख धर्म का संबंध बिहार में बहुत पुराना रहा। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव आदि यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की।
ठीक है। तो यह गुरु जो शब्द यहाँ पर आ रहा है तो ये सब गुरु नानक के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो यह 1708 में जो गुरु की मृत्यु बताया गया है वह इनकी पत्नी माता साहिब देवी, इन सब का बिहारी सिखों ने काफ़ी सहयोगात्मक रुख रखा, यानी उनकी मृत्यु के बाद बहुत सपोर्टिव रहे बिहारी सिख, ठीक है। उसके बाद देखिए राजमहल जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की। तो कहाँ कहाँ उनका थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा, कहाँ कहाँ गए थे। गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव राजमहल जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की। गुरु नानक ने इन क्षेत्रों में धर्म का प्रचार प्रसार भी किया तथा अनेक शिष्य बनाए। देखिए यह जो छोटा छोटा फैक्ट्स है, आपको लग रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं नहीं, तो इसी में से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यह याद रखना आपको जरूरी है, छोटा छोटा फैक्ट जो भी दिया हुआ है, गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव, राजमहल, ये याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि गुरु नानक इनमें से कौन से जगह नहीं गए थे या कौन कौन से जगह गए थे, तो आपको इसमें से बताना पड़ेगा, ठीक है। सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में पदार्पण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। वे सहसराम तथा गया से होते हुए पटना पहुँचे, ठीक है। तो तेग बहादुर का नाम भी याद रखिएगा, श्री तेग बहादुर 9वें गुरु थे। बिहार में पदार्पण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और सहसराम तथा गया होते हुए पटना पहुँचे थे, ठीक है। पटना प्रवास के दिनों में ही उन्हें असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। इसलिए वे अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद्र के पास पटना में ही छोड़ गए। इसके कुछ समय बाद ही पटना में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह बने, ठीक है। तो यह किसके बारे में बताया जा रहा है? यह बताया जा रहा है तेग बहादुर के बारे में, जो कि पटना प्रवास के दिनों में ही उन्हें असम के बारे में पता चला, मतलब असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। इसलिए वह गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को भाई कृपाल चंद्र के पास पटना में छोड़ दिए। और इसी समय क्या हुआ था, पटना में 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ और यह सिखों के 10वें गुरु बने, ठीक है। लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बालक गुरु गोविंद सिंह पटना को छोड़कर अपने पिता की आज्ञा पर पंजाब में आनंदपुर के लिए प्रस्थान कर गए। तो लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बालक गुरु गोविंद सिंह पटना छोड़कर अपने पिता की आज्ञा पर पंजाब में आनंदपुर में प्रस्थान किए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर वह प्रस्थान किए थे, तो आनंदपुर में, और यह कहाँ पर यह जगह है, तो पंजाब में है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक फैक्ट बच गया था, शेरशाह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए पहले तो सूरजगढ़ का युद्ध था, ये सब आप देख चुके हैं, लेकिन एक बार इससे देख लीजिए, थोड़ा याद रहेगा। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में हुआ था। सूरजगढ़ की लड़ाई किसके साथ किया गया था? बंगाल का शासक था महमूद खां को पराजित किया गया। चौसा का युद्ध 1739 चौसा बक्सर के समीप की निर्णायक लड़ाई शेरशाह और हुमायूं के बीच। इस विजय के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई के पश्चात हुमायूं ने भागकर ईरान में शरण ली। तो इसमें जो फैक्ट्स दिया हुआ है थोड़ा बहुत याद रखिए कि यह जो चौसा का युद्ध था उसके बाद ही वह शेरशाह की उपाधि धारण किया था और हुमायूं के साथ हुआ था। हुमायूं कहाँ चला गया था? ईरान चला गया था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पटना को बिहार की पुनः राजधानी बनाया। शेरशाह ने चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन का प्रचलन शुरू किया। कालिंजर युद्ध कब हुआ? कालिंजर युद्ध 1545 में हुआ। कालिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र इस्लाम शाह 27 मई 1545 को गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो कालिंजर युद्ध हुआ था। कालिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु हो गई और उसके बाद ही उसका जो पुत्र था इस्लाम शाह वह गद्दी पर बैठा, ठीक है।
तो यह जितना भी मध्यकालीन बिहार का इतिहास था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। और आधुनिक इतिहास ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप जाके देख लीजिए। जितना भी फैक्ट्स बताया गया है आप पढ़िए और उसके बाद जाके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखिए, ठीक है। आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। थैंक यू।